अब हम विस्तार से बतलाने जा रहे हैं कि जो लैंडलेस लेबरर हैं उनकी वास्तव में कैसी दशा है हमारे देश के अंदर। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जो फार्म लेबरर्स हैं उनका पेमेंट मिनिमम वेजेस से भी कम है। अब यहाँ एक न्यू वर्ड आया, वेज, जिसका मतलब होता है मजदूरी। यह 3 प्रकार के होते हैं, रियल वेजेस, फेयर वेजेस और मिनिमम वेजेस। रियल वेजेस जो जितना काम किया उस काम के हिसाब से उसको उचित मजदूरी मिलना रियल वेजेस कहलाता है, जो कि आज तक न कोई दिया है न भविष्य में कभी देने की उम्मीद है। क्योंकि जो काम हमारे द्वारा संपन्न हो जाता है और वह काम सफल भी हो जाता है, उसकी मजदूरी कितनी निर्धारित की जाए यह कहना मुश्किल है। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी वर्तमान संदर्भ में यदि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करना चाहें तो यह ज्यादातर संगत होगा कि आज जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी मजदूरी क्या हो इसकी निर्धारण करने की क्षमता किसी में नहीं है। इस व्यक्ति को रियल वेजेस कभी नहीं दिया जा सकता। हाँ, दूसरे प्रकार की जो मजदूरी है वह है फेयर वेजेस। फेयर वेजेस का अभिप्राय होता है एक ऐसी मजदूरी जो जीवन कल्याण संबंधी मजदूरी हो। जीवन कल्याण संबंधी मजदूरी का मतलब कि एक ऐसा मजदूरी जिसमें वह मजदूर और उसके परिवार के लोग अपना जीवन निर्वाहन कर सके। यह एक लोक कल्याणकारी राज्य के तहत ही संभव हो सकता है। एक ऐसा राज्य जहां पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के गुण उपलब्ध हो, वहां पर यह इस प्रकार की मजदूरी संभव है। और बात आ गई मिनिमम वेजेस की। एक ऐसी मजदूरी जिससे कम दिया जा नहीं सकता है उसको हम लोग मिनिमम वेजेस कहते हैं। आज हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी राज्य अपने लिए अलग अलग मिनिमम वेजेस का निर्धारण कर रखा है। अगर हम अपने राज्य बिहार की बात करें तो 183 रुपए मिनिमम वेजेस निर्धारित किए गए हैं। यह पर ईयर या एक वर्ष में 2 बार भी इसका रिव्यू किया जाता है। इस वेज को और कितना बढ़ाने की जरूरत है। रिसेंट ईयर इस साल 10 रुपए की वृद्धि हुई है और 173 की जगह पर 183 रुपए किए गए हैं। अब यहाँ समस्या यह है कि जो विलेज पालनपुर है वहां पर मिनिमम वेजेस से भी कम वेज वहां के मजदूरों को क्यों दी जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह होगा कि मजदूरों के बीच कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि उनके पास अपने जोत की भूमि कम है। वह अपना खेती करने के लिए उनके पास खेत नहीं है, इसलिए वह हमेशा इसी ताक में रहते हैं उनको हायर करने वाला कोई हो। और जब एक बड़ी संख्या में ऐसे मजदूरों की तादाद हो जाएगी तो फिर ऐसे में इसका नाजायज लाभ बड़े किसान उठाते हैं और उनको कम से कम मजदूरी देकर वह हायर करते हैं। इस कम मजदूरी से ऐसे मजदूर अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। वह कर्ज लेकर अपना काम चलाते हैं। सालों भर मजदूरी न मिलने के कारण, सालों भर काम न मिलने के कारण इनकी दशा और दयनीय हो जाती है। और एक बार जब यह गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं तो वहां से निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर किसान अपने जरूरत को पूरा करने के लिए अपने एग्रीकल्चर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। इसके लिए किसान 2 रास्ता चुना है, एक मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम और दूसरा एक ही समय में, एक ही सीजन में, एक ही खेत के प्लॉट में विभिन्न प्रकार के फसल को लगाकर उससे अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करना है। अब जब यहाँ क्रॉप्स की बात आती है तो इस क्रॉप्स को भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जिसकी बुआई होती है जाड़े में और इसकी कटाई होती है गर्मी में। खरीफ क्रॉप्स इसकी बुआई होती है गर्मी में, कटाई होती है जाड़े में। जैड क्रॉप्स
यह गर्मी में ही बोई जाती है और ग्रीष्म काल में ही इसको काट लिया जाता है। अब रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और यहाँ जेड क्रॉप्स, जिसकी बुआई जाड़े में की जाती है, उसमें 2 या 2 से अधिक फसल एक ही जमीन के टुकड़े में लगाए जाते हैं। जैसे आलू के साथ मक्का की खेती, बहुत कम से कम समय में आलू की फसल तैयार हो जाने के बाद आलू को खेत से निकाल दिया जाता है और फिर पहले से जो उसमें मक्का लगाया गया है उस पर ध्यान दिया जाता है और एक समय में 2 फसल लेकर किसान अपने क्षति का पूर्ति करते हैं। अगर गन्ने की खेती की जाती है तो गन्ने की खेती के साथ उसमें धनिया बोया जाता है, ताकि उसमें जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वह मिनिमाइज किया जा सके, उसको कम से कम किया जा सके। एक बार में हम 2 फसल या 3 फसल लगाकर हम अपने जरूरत को पूरा करते हैं और अपने आमदनी को बढ़ाते हैं। गेहूं के साथ, खासकर दक्षिण बिहार में गेहूं के साथ चना की खेती कर दी जाती है, जिसके कारण एक ही प्लॉट में चना भी उगाता है और गेहूं भी उगाता है और ऐसे में किसानों को एक अच्छा लाभ होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं वैसे किसानों की जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। इनकी स्थिति काफी दयनीय है। इनके परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है। सभी सदस्य यह संभव नहीं है कि अपने ही खेत के टुकड़े में काम करके अपना जीवन बसर कर सकें। इसलिए उस परिवार के कुछ ही लोग अपने खेत में काम करते हैं और जो शेष है वह लोग दूसरे काम में संलग्न हो जाते हैं। एक फार्म वर्क और दूसरा है नॉन फार्मिंग वर्क। अब नॉन फार्मिंग वर्क की बात हम करने जा रहे हैं। नॉन फार्मिंग वर्क के अंतर्गत आता है डेयरी। बहुत ऐसे हमारे बीच के लोग हैं जो डेयरी फार्म को ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं। बैंक के तरफ से ऋण दिए जाते हैं पशु परचेज करने के लिए और ये पशुओं को पालकर दूध का उत्पादन करके बगल के बाजार में बेचकर वो अपना काम चलाते हैं। छोटे छोटे उद्योगों का सहारा लेते हैं, जैसे सेविंग मशीन, सिलाई मशीन। गांव के ही छोटे से बाजार में ये लोग कपड़े की सिलाई करके अपना जीवन बसर करते हैं। इस प्रकार से जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है वह न तो अपने खेत पर आश्रित रह पाते हैं और न बड़े किसानी के द्वारा हायर करके उनको सालों भर रोजगार दे दिया जाता है। यह अपना रोजगार स्वयं चुनते हैं। चूंकि पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज है, इसलिए वहां पक्की रोड, सुपरमार्केट, छोटा मार्केट, चौक का दुकान, गांव में बड़ी बड़ी दुकानें, ये सारी सुविधा उपलब्ध है। इसलिए वहां के जो 1 एकड़ से कम भूमि वाले भी जो लैंडलेस लेबरर हैं उनको भी कोई खास कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता है। वैसे लोग जो छोटे उद्योग को स्थापित करने में सक्षम नहीं है, एग्रीकल्चर वर्क करने में सक्षम नहीं है, वह रिक्शा ठेला चला करके भी अपना जीविकोपार्जन का साधन अपना चुके हैं। यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन यह सबसे बड़ा फैक्टर है। पालमपुर में अब धीरे धीरे लोग एडुकेटेड होते जा रहे हैं। वहाँ अगर हम 2 परिवार की बात करते हैं, एक जो गरीब है रामकली का परिवार वह और दूसरा है तेजपाल सिंह का परिवार। तेजपाल सिंह एक बड़े जमींदार हैं जो बृहद पैमाने पर एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं और जो वही दूसरा रामकली का परिवार है वह एक गरीब परिवार है, लेकिन वह काफी परिश्रम करके अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मदद की है। उसका बच्चा किसी तरह से मैट्रिकुलेशन किया है। मैट्रिकुलेशन करने के बाद वह जॉब की तलाश में तो निकला, लेकिन उसे जॉब नहीं मिला और फिर वह घर वापस आ गया। उसी गांव के दूसरे लेवल के बच्चे अब आगे पढ़ाई करना नहीं इसलिए चाह रहे थे क्योंकि एक पढ़ा लिखा लड़का को जब जॉब नहीं मिला, वह रिटर्न होकर घर आ गया तो उसे उदासी गांव में छा गई। लेकिन वही रामकली का लड़का जब एक कंप्यूटर का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया और गांव में ही एक कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोल दिया और उस गांव में ही कुछ ऐसी बहु बेटियां
जिनको इसका अनुभव था कि कैसे कंप्यूटर को रन कराया जाता है, उनको टीचर के रूप में वह नियुक्त किया और गांव के कुछ लड़के को इसमें प्रशिक्षण देना शुरू किया। और देखते ही देखते वहां के मजदूर भी अब अपने बच्चे को पढ़ाने में काफी जागरूकता दिखा रहे हैं और आज वह सक्षम है कि वह एग्रीकल्चर वर्क से भी अलग हटकर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेठ, साहूकार और महाजन तथा बैंक ये दोनों उद्यत ऋण देने के लिए, क्योंकि सरकार का भी स्कीम यही है कि गांव के विकास में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए बैंक के दरवाजे वैसे लोगों के लिए खुले हुए हैं जो उद्यमी हैं, जो इच्छुक हैं और जिनमें कुछ करने की क्षमता है। प्राइवेट जो संस्थान है वह हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण देते हैं और जो गवर्नमेंट बॉडीज है वह लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देती है। और ऐसे में जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है ताकि वह कुछ अपना उद्योग धंधा करके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसी के साथ अब मैं इसको समाप्त करता हूं और फिर अगले क्लास में हम यह बतलाएंगे कि आखिर आज पालमपुर एक एग्जाम्पल बन गया, एक उदाहरण बन गया है देश के लिए। इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है। धन्यवाद।